वाजपेयी जी। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का जो दायित्व निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। ये चर्चा विश्वास मत के ऊपर हुई चर्चा के लगभग तुरंत बाद ली गई है, इसलिए कुछ पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन सदस्यों ने इस उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया, और अभी भी शायद भाग लेने से वंचित सदस्य रह गए हैं। उससे सदस्यों की भागीदारी का प्रमाण मिलता है। सत्ता पक्ष की ओर से श्री बलराम जी जाखड़ ने प्रारंभ किया था। विपक्ष की ओर से अध्यक्ष महोदय, पुरानी आदत जाते जाते जाएगी। उन्होंने और मेरे मित्र श्री जनार्दन रेड्डी ने तथा अन्य सदस्यों ने भी ये टिप्पणी की है कि जिस राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर सरकार गठित हुई है और सरकार काम कर रही है, करेगी, उसमें सब्ज बाग ज़्यादा दिखाए गए हैं, हवाई बातें अधिक की गई है, स्वर्ग को धरती पर उतार कर लाने की कोशिश की गई है। कम से कम वादा तो किया ही गया है। और फिर हमारे माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ये मतदाताओं को धोखे में डालने के लिए किया गया है। ऐसा कहना भारत के प्रबुद्ध मतदाता के साथ न्याय करना नहीं है। ये 12वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हुआ है। लोगों को भले ही शिक्षा का अवसर न मिला हो, लोग भले ही बड़ा ऊंचा जीवन स्तर गुजारने वाले न हो, लेकिन भारत का आम आदमी, आम नागरिक, आम मतदाता, उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, देश के लिए क्या हित में है, क्या हित में है, इसकी पूरी समझ रखता है और उसने इस समझ का हमेशा परिचय दिया है। जब थोड़े से कालखंड के लिए लोकतंत्र तिरोहित हो गया था, देश एक बड़े जेल खाने में बदल दिया गया था, तब जनता जागरूक थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही।
और जो उस समय चुनाव हुए उसके चुनाव परिणाम उसकी जागरूकता का परिचय देने वाले हैं। क्या भारत के मतदाता को हरे बाग दिखाकर बहकाया जा सकता है? क्या वो वादों को कसौटी पर नहीं कर सकता? हमने कोई आसमान के तारे तोड़कर लाने का वचन नहीं दिया है। हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का वादा, क्या ये हवाई वादा है? ये जमीन से जुड़ा हुआ वादा है। ये हर आदमी की, आम आदमी की प्यास को बुझाने का वादा है। अगर हम इसे पूरा नहीं कर सके तो ये राष्ट्रीय विफलता है, और अगर हम इसको पूरा करके दिखाएंगे तो पार्टी की या सरकार की सफलता नहीं होगी, सारे राष्ट्र की सफलता होगी। जो भी हमने वादे किए हैं, ठोस रूप में हम उन्हें परिवर्तित करना चाहते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था, साधनों की इतनी कमी नहीं है। साधन यत्र तत्र बिखरे हैं। उन साधनों को जुटाकर और अगर तंत्र को एक लक्ष्य के लिए समर्पित करने के लिए तैयार किया जाए और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो ये वादे पूरे हो सकते हैं। इन वादों पर अमल किया जा सकता है। मैं इस काम में सदन का सहयोग चाहता हूं। मैं इस छोटे से काम के लिए, मगर जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन गया है, कठिन काम बन गया है, उस काम के लिए सबके सहयोग की कामना करता हूं। अगर हमने जनता के साथ किए गए वादे नहीं पूरे किए तो क्या हमें फिर जनता के पास नहीं जाना होगा? क्या तब जनता हमसे नहीं पूछेगी? क्या आप उस समय जनता से नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, इनका अमल ये है, अब ये वोट के हकदार नहीं है, भारत का प्रभुत्व मतदाता हमें हटा देगा? अगर लोगों पर तो कुछ तो भरोसा रखना होगा। इस देश की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। अंग्रेजी में कहावत है कि थोड़े दिनों के लिए थोड़े लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत समय के लिए गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। क्या हम उसकी तैयारी करके बैठे? मेरा निवेदन है कि ये हमारे साथ न्याय नहीं है। जो भी वादे हैं हम उन्हें अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें आपका सहयोग चाहेंगे। इस तरह के रचनात्मक कामों में कभी हमने असहयोग नहीं किया। ये बात अलग है कि इस तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रखा गया। ये बात अलग है कि उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सारे देश को जुटाने की बात नहीं की गई। जहां की गई, जितनी की गई, उसमें सफलता मिली। हम राजनीतिक बिखराव को इस सीमा तक न जाने दें कि इस देश में मिलकर काम करना और बुनियादी सवालों पर मिलकर काम करना यह असंभव हो जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री नटवर सिंह जी ने विदेश नीति का उल्लेख किया और कहा कि क्या विदेश नीति बदली जा रही है। मैं जब प्रतिपक्ष में था और विदेश नीति पर भाषण दिया करता था, तो आज मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, नटवर सिंह जी मुझे बधाई दिया करते थे।
अगर प्रतिपक्ष में रहकर मैं विदेश नीति का समर्थक था और विदेश नीति, हमारी विदेश नीति का निचोड़ रहा है स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति, क्षमता, यही गुटनिरपेक्षता है। आज गुट तो नहीं है, मगर एक महाशक्ति उभर रही है। अनेक देश विकासशील हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य हैं, वो हमारी ओर देख रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अनुचित शर्तें मानते गए, आपने अपने जनता की हितों की रक्षा नहीं की, इतने बड़े होकर अगर आप इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हम छोटे देश क्या करेंगे। पहले भी नेहरू जी के नेतृत्व में हमने उनका मार्गदर्शन किया था। मैं उस कोटि में अपने को नहीं रखता, लेकिन आज सारा भारत अपनी सर्वप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए इकट्ठा खड़ा होगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आर्थिक मामलों में या सुरक्षा के मामलों में हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जो निर्णय होंगे हमारे अपने निर्णय होंगे, देश के हित में होंगे, और इस निर्णयों में आप सबकी भागीदारी हो, ये मैं चाहता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि विदेश नीति कोई जड़ नीति नहीं हो सकती, गतिहीन नीति नहीं हो सकती। परिस्थिति बदलती है तो उसके अनुरूप अपने को उसे ढालना पड़ता है, लेकिन जो आधारभूत बात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात बड़े विवाद की बात बन गई है। जिन्होंने इस तरह की समीक्षा का समर्थन किया वो सब दलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। उनके बारे में यह आशंका नहीं प्रकट की जा सकती कि वो डॉक्टर अंबेडकर के सब किए धरे पर पानी फेरना चाहते। लेकिन हमारे संविधान को 50 साल हो गए और हमने स्वयं उसमें कई बार संशोधन किया है। संशोधन की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वयं की थी, क्योंकि वो जानते थे कि जो दस्तावेज किया जा रहा है, दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, वो कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। वो देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है और आवश्यकता हुई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। किए जाने का उन्होंने रास्ता खोला था, लेकिन संशोधन बहुत कड़ा बना दिया था। 2/3 बहुमत की आवश्यकता निश्चित कर दी गई थी। अब ये जो कमीशन प्रस्तावित हमारा कमीशन है, इसमें एक तो ऐसे लोग लिए जाएंगे जिनकी निष्पक्षता में, जिनकी विद्वत्ता में, जिनकी विधि के बारे में, जिनकी योग्यता में कोई संदेह नहीं होगा, और दूसरे वो सिफारिश करेंगे। वो कमीशन कोई देश के ऊपर अपनी चीज थोप नहीं देगा। वो सिफारिश संसद के सामने रखी जाएगी और संसद में हमारा बहुमत जरूर है, मगर कितना बहुमत है आपको मालूम है। तो इस तरह का एक हवा खड़ा करना कि कमीशन बिठाना गलत है और इस कमीशन बिठाने के पीछे इनकी नीयत ये है कि ये सारी व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है, ये कभी राजतंत्र नहीं बनेगा। हमारे आरिफ साहब ये चेतावनी हमें देने की जरूरत न समझे। भारत कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, ये भी हमारी ओर से बार बार कहा जा चुका है। अस्पृश्यता फिर से कानूनी नहीं होगी। जो व्यवहार में है उसे भी हम खत्म करना चाहते हैं। आज सत्ता के विकेंद्रीकरण की हो रही है।
दिल्ली में बैठी हुई सत्ता थोड़ा अपना अधिकार छोड़े, अपने साधन छोड़े, राज्यों को अधिक अधिकार मिले, राज्यों को अधिक वित्तीय साधन मिले, ये हमारी नीति है। इसमें सब कुछ केंद्रित हो जाएगा और उस केंद्रीकरण के कारण देश का जीवन बदल जाएगा, लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। इस तरह से विचार करने का तो कोई आधार नहीं। मैं फिर आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोई छिपी हुई मंशा नहीं है। अब ये बार बार मुझे कहना पड़ता है, ये भी सचमुच में मुझे पीड़ा देने वाली बात है, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करके ही हम आगे चल सकते हैं, विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं। ईमानदारी से गलतियां हो सकती हैं, मगर अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बचपन में सबसे पहले आर्य समाज के संपर्क में आया था, आर्य कुमार सभा का सदस्य था, और आर्य कुमार सभा के सदस्य होने के नाते पाखंड खंडिनी पताका, अंधविश्वास नहीं, तर्क की कसौटी पर तथ्य को कसने की तैयारी, यह बचपन का संस्कार है मेरा। और मतभेद को भी गंभीरता के साथ प्रकट करना, निर्भीकता के साथ प्रकट करना, लेकिन प्रतिपक्षी की नियत पर शक नहीं करना और न उसे अपनी नियत पर शक करने का मौका देना। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क था, क्योंकि मैं छात्र आंदोलन में पहले से रुचि लेता था, चुनाव लड़ता था, जीतता था, निर्विरोध निर्वाचित होता था। और वो एक छात्र संगठन था जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। वापस आने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा ने मुझे आकृष्ट किया था, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मजहब के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और उसे आत्मनिर्णय का नाम दिया, तो फिर मुझे लगा कि इस पार्टी से मेरा नाता नहीं हो सकता। लेकिन आज समता, नो नो नेवर नेवर, लेकिन आर्थिक समता, शोषण की समाप्ति, ऐसे विश्व की रचना जिसमें कोई किसी के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमाएगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ये विचारधारा उस समय बलवती थी। और सोवियत संघ और जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र था। वहां व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं है, व्यक्तिगत स्वाधीनता को वहां समाप्त किया गया है। ये बात तो बहुत बाद में प्रकाश में आई। पहले तो सोवियत संघ का जो आकर्षक पक्ष था वही लोगों के सामने था, और वो नई पीढ़ी को अगर साम्यवाद नहीं तो समाजवाद जरूर प्रेरणा देता था, लोकतांत्रिक समाजवाद। और जो क्रांतिकारी थे वो कम्युनिस्ट भी थे और समाजवादी भी थे, और जिन्होंने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान किया। बाद में मेरा संपर्क, जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन में था तभी मेरा संपर्क आरएसएस से हो गया था। अच्छा संगठन है, अनुशासन की शिक्षा देता है, कुछ देश के लिए प्रतिदिन कुछ करो इसकी प्रेरणा देता है। उसके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन अनेक सदस्यों को ये याद नहीं होगा
जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 26 जनवरी आ गई, गण दिवस की परेड होनी है। अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था। सुरक्षा के कारण उसको वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होना चाहिए। जो थोड़ी बहुत सेना उपलब्ध थी, जो पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। फिर पंडित जी को किसी ने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए। आज जब देश की सीमाएं संकटापन्न है, तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए, और उसमें आरएसएस को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है इसका विरोध हुआ था कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में। नेहरू जी ने कहा आरएसएस से में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है तो ये मतभेद हमें भूल जाना चाहिए और सबको मिलकर खड़े होना चाहिए। फिर देश पर हमला हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में ट्रैफिक का प्रबंध कौन करेगा, इसके लिए पुलिस के सिपाही कम पड़ रहे थे। ये काम फिर हमें सौंपा गया, और उस समय मैंने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में कोई इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं अपने को सारी अच्छाइयों का आगार पाता हूं, लेकिन हमने 40 साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है, और हम आशा करते हैं कि अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, वो जरा बहुत देर रहेंगे। और वे अपने धर्म का पालन करेंगे। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्मम चर, धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो इसकी व्याख्या नहीं की गई, इसका इंगित नहीं किया गया। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म क्या है, आप तय करो। मैं आपको संबोधन कर रहा हूं, मेरा धर्म है कि मैं अच्छी बातें कहूं, और आपका धर्म है कि आप शांति से सुने। जब रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है तो भ्रम पैदा होता है। अगर सेक्युलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया जाता, संप्रदाय निरपेक्ष किया जाता, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता है, सब धर्म सापेक्ष होते हैं, तो इतनी गलतफहमी पैदा नहीं होती। लेकिन अब उस अर्थ में उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम सेक्युलरवादी हैं और देश सेक्युलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए, और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, व्यवहार में ला कर दिखाएंगे। जो भी गलतफहमियां जानबूझकर या अनजान में हमारे खिलाफ फैलाई गई हैं, उन सारी गलतफहमियों का हम निराकरण कर देंगे। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री जनार्दन रेड्डी ने एक और महत्वपूर्ण मामला उठाया। आंध्र प्रदेश में कपास की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बड़ी संख्या में आत्महत्या करके अपनी जान दे रहे हैं। ये मामला चुनाव में भी उठा था। आंध्र की सरकार से भी मैंने इस प्रश्न की चर्चा की है। ये है तो सचमुच में एक गहरी बीमारी का लक्षण है, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई। किस तरह का रसायन, किस तरह का खाद काम में लाया जाए, कितना काम में लाया जाए, किसान के लिए कर्जे की कितनी व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था हो, और अगर वो कर्जा देने की स्थिति में न हो तो क्या जान देने की स्थिति तक पहुंच जाए। ये सारे प्रश्न हैं जो हमारे हृदय में मंथन कर रहे हैं, और इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। जनार्दन रेड्डी जी तो स्वयं आंध्र से आते हैं। मैं इस संबंध में शीघ्र ही
मैं कुछ कदम उठाऊंगा, ये मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। सहकारिता आंदोलन को बहुत शक्ति देने की आवश्यकता है। कुछ प्रदेशों में सहकारी समितियां सफल होती हैं, कुछ प्रदेशों में जितनी सफल होना चाहिए सफल नहीं होती। लेकिन सहकारी समाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में भागीदारी कैसे होगी? ये कोई निर्गुण चीज नहीं है भागीदारी, ये निराकार वस्तु नहीं है, ये सगुण है, साकार है। कहां भागीदारी हो, किस रूप में हो? एक सरकारी तंत्र है और दूसरा उद्योगपतियों का, धनपतियों का अपना तंत्र है। एक तीसरा क्षेत्र विकसित करना चाहिए जो कुछ मात्रा में हुआ भी है, मगर इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सहकारिता आंदोलन में जो दोष आ गए हैं उनका निराकरण करें हम, लेकिन उसे जीवंत बनाएं, उसे जागृत बनाएं। उसमें जिनके हितों की रक्षा के लिए वो सहकारी समिति गठित होती है या आंदोलन चलता है, उनकी रक्षा वास्तव में होनी चाहिए। ऐसा भी दिखाई देता है सहकारिता के मामले में कि कुछ जो अधिक साधन संपन्न हैं वो सहकारी समितियों पर कब्जा कर लेते हैं और वो राजनीतिक लाभ के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। दलबंदी से उसको अलग रखना पड़ेगा। लेकिन ये सहकारिता का जाल पूरे देश में फैले, इस बात की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी होगा। श्री निषाद जी यहाँ हैं तो मैं कुछ उनके द्वारा रखे गए अच्छे सुझाव में का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय पत्र मिलना चाहिए। हम बरसों से इसके लिए मांग करते रहे हैं, इसका आरंभ भी कर दिया गया था, वो मामला खटाई में पड़ गया। अगर जाली मतदान रोकना है तो उसके लिए परिचय पत्र की आवश्यकता है। अगर गलत लोगों का प्रवेश देश में रोकना है उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय पत्र होना चाहिए। और भी आपातकाल में, संकट के समय जहां परिचय की आवश्यकता हो वहां परिचय पत्र अगर जेब में रहे हर नागरिक के, तो उसे कई सुविधाएं होंगी और उस परिचय पत्र के आधार पर वो राहतें भी पा सकता है। वो परिचय पत्र दिखाकर वो रेशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है। तो मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि 1% से कम वोट प्राप्त करने वाले को 6 महीने की सजा होनी चाहिए। अच्छा सुझाव है, लेकिन जरा कठोर ज्यादा है। व्यवहार में आना संभव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होना चाहिए। चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ा 1957 में, मेरे पास 2 जीपें थी। मैं लखनऊ से बलरामपुर गया था। बलरामपुर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि जाओ, बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गए। एक जीप साथ ले गए थे, एक जीप वहाँ जुटा ली और 2 जीपों से चुनाव लड़े, क्षेत्र भर में घूमे और जीत गए 2 जीपों से। अब तो काफिला चाहिए, काफिला कहाँ से आएगा? क्या काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें। और इसीलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो उसमें एक चुनाव की प्रणाली, इसका संबंध है। इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव की प्रणाली में संशोधन कर दिया जाए और सूची पद्धति लागू कर दी जाए
अगर सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं, लिस्ट सिस्टम सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं, तो आज एक चुनाव क्षेत्रों में तो व्यक्ति मतदाता पार्टी को वोट देगा। लिस्ट सिस्टम, वही मैं कह रहा हूं, सूची पद्धति, उसमें भी कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उससे जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं सारे इसमें विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन ये महंगा होता हुआ चुनाव राजनीति को पूंजीपतियों की दासी बनाकर छोड़ेगा। ये खतरे की घंटी है। कभी कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए, लेकिन मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते। न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा। मैं अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तस्वीर बदले। मेरे लिए ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज मैं कहना चाहता हूं। ये वैराग्य, प्रक्रिया तो तब बदलेगी जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलेंगे, हमारी, आपकी, सबकी। मगर गहराई से विचार करें। कभी कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। अब ये गठबंधन हुआ है, किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं था। अगर हम जोड़ तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएं तो हमारी विचारधारा गलत है, हम गलत हैं, हम 2 सब दुर्गुणों की खान हैं। ये लंबा समय मैंने गुजारा है पायलट साहब, आपको तो अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है। आप जैसे आज कर रहे हो कहते हैं मान लेते, आपने तो फिर आर्ट ऑफ गवर्नेंस विच इज रॉन्ग। किसने आपने कहा? फिर आप जा रहे हैं अखबारों पर। अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग अलग मुद्दों पर टिप्पणियां करके सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारूक अब्दुल्ला को बधाई देना चाहता हूं, अगर वो सदन में हो। वो पहली बार चुनकर आए और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। वो हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं और कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका जवाब, ये सबके लिए एक आंखें खोलने वाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए। इस चर्चा में नॉर्थ ईस्ट की बात भी उठी है। आज ही त्रिपुरा से एक शोकजनक समाचार आया है। वहां के कुछ क्षेत्रों में अशांति है, हिंसात्मक उपद्रव है, उसकी ओर सभी सरकारें विशेष ध्यान देती रही हैं, लेकिन जितनी भी सफलता मिलनी चाहिए अभी तक मिली नहीं है। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उस दिन भी मैंने इसका उल्लेख किया था। मैं शीघ्र ही उत्तर पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक बुलाकर वहाँ की परिस्थिति के संबंध में विचार करूँगा, उनके सुझाव मांगूंगा और क्या कदम और हो सकते हैं इसके बारे में हम निर्णय करेंगे। बोडोलैंड के हमारे सदस्य भी भाषण किए हैं और उन्होंने बोडोलैंड की कुछ समस्याएं रखी हैं। समस्याएं विकास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं पर हम गंभीरता से चर्चा करें, कोई सबकी राय से एक नतीजा निकालें। जी
Honorable Speaker, sir, just to give some sort of interpretation. No, no. Our question is not related at all to the No. socio-economic problem. Please. This is very ethno-political question. It has to be resolved politically by Please, 27 please states. take. None, please. अध्यक्ष महोदय, सरकार का नया राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने का कोई इरादा नहीं है। हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अपने नेशनल एजेंडा में भी 3 नए राज्य बनाने की बात कही है। आज विदर्भ के एक माननीय सदस्य मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने एक स्मृति पत्र दिया है। मैं उसके सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला करूंगा, ये मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मार्क्सवादी मित्र ने ये पूछा था कि जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी समस्याओं की उपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं है। कई प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी के कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा। जहां किसान समृद्ध है, जहां किसान के पास पैसा है, वहां न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा भी मजदूरी मिल रही है। लेकिन ये स्थिति सारे देश पर लागू नहीं है। और अगर सब आम राय ये बनती है कि इसके लिए केंद्रीय कानून हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। मैं बिहार में गया था, जब वहाँ बड़ा हत्याकांड हुआ था, तो मैंने जहानाबाद के पास गए थे, तो मैंने वहाँ पूछा था किसान जो पीड़ित थे लोगों से कि क्या कोई ज़मीन का झगड़ा है या मजदूरी का झगड़ा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मीन का झगड़ा नहीं है, मजदूरी का भी झगड़ा नहीं है, इसके मूल में कोई और झगड़ा है। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, श्री सुब्रत मुखर्जी ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सरकार पहले से उस दिशा में विचार कर रही है। अब सिंचित जमीन की सीमा बढ़ाने में कठिनाई है, लेकिन बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। और अगर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाए, उसमें सबका सहयोग मिले, सरकार को तो पहल करना ही पड़ेगी, तो बंजर जमीन को हम खेती लायक बनाकर इस देश में पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुद्दे तो बहुत से उठाए गए थे। मेरे लिए इस समय सबका उत्तर देना संभव नहीं है। प्लीज योग्यता भी तय हो। वहाँ चपरासी और मार्शल का भी शैक्षणिक योग्यता तय हुआ है। प्लीज टेक योर सबों सीट। के लिए, कांस्टेबल तक के लिए। प्लीज टेक योर सीट। विधायक और सांसद कितने पढ़े लिखे हो, ये भी तय करें। मिस्टर आनंद मोहन। नहीं, मगर विधायकों को चुनने वाले अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उस दिन इसका उल्लेख कर चुका हूं। ये सारी बातें संविधान के बारे में जो आयोग बनेगा उसमें आप रख सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, अपने पक्ष को उनसे मनवा सकते हैं, और फिर संसद में बात आए तो उचित निर्णय कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष जी, मैंने प्रधानमंत्री जी नहीं थे, मैंने 2 मुद्दा उठाया था। एक उठाया था कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था
संविधान संशोधन करके उसको ला दिया गया था, लेकिन डीओपी के कारण वो नहीं हो पाया था। और हम लोगों के समय में भी उसको जब लाया गया था तब तक में चुनाव की घोषणा हो गई थी, आप उसको जरा देख लेंगे। और दूसरा हमने कहा था कि जो टाडा के अंदर में लोग बंद हैं, कल आपने बहुत अच्छी बात कही लखनऊ में, और उससे लोगों को जो है सो काफ़ी राहत मिली है। तो जो टाडा के अंदर में लोग बंद हैं उनको जो टाडा का कानून जब खत्म कर दिया गया है तो उनके ऊपर में जनरल तरीके से मुकदमा के तहत उनका ट्रायल लिया जाए। दो पर आप विचार करेंगे, ये मैं आपसे आग्रह करूँगा। अध्यक्ष महोदय, रामविलास जी ने अच्छे सुझाव दिए, उन पर अवश्य विचार किया जाएगा। वो भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे सुझाव देते रहे, ये हम उनसे आशा करते हैं। धन्यवाद। नहीं, टाटा का